अब मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं वो आपकी अपनी भाषा का कवि है। राजस्थानी जबान कुल मिलाकर, चाहे मेवाड़ी हो, मारवाड़ी हो, चाहे वो शेखावाटी से निकली हो, राजस्थानी जबान की हिंदी कविता को 3 लोगों ने दुनिया में बहुत लोकप्रिय किया। पुराने कवि सम्मेलन के श्रोता बैठे हैं। सबसे पहले तो थे डॉक्टर विमलेश झुंझुनू के, जो पूरी दुनिया में जहां जहां मारवाड़ी हैं, सिलीगुड़ी में, केरल में, तमिलनाडु में, तिरुपुर, इरोड, सेलम में, वहां हिंदी के कवियों को लेकर पहुंचे। दूसरे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, जो इस मंच पर हैं, जिनकी 4 लाइना ट्रकों में सबसे ज्यादा जो चीज सुनी गई, एक तो वो सुनी गई कि वो ओ भाभी आना जरा दीपक जलाना, देखूं बलम है या कोई और दूसरे नंबर पर सुनी गई 4 लाइना। 2 कैसेट सबसे ज्यादा ट्रकों में सुनी गई 1980 के आसपास, घर घर में सुनी गई। उन्होंने पूरी दुनिया में राजस्थानी को पहुंचाया। और तीसरे कवि जिन्होंने राजस्थानी भाषा को और हिंदी के व्यंग को पूरे भारत और पूरी दुनिया में पहुंचाया, वो है संपत सरल, गुलाबी नगरी जयपुर से जो आए हैं। हिंदुस्तान के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, खासकर IIT, IIM में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कवि के रूप में बुलाए जाते हैं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करिएगा। बहुत दिन बाद आज वकालत का कोट दोबारा उन्होंने पहना है, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद। वकालत का कोड ढंग से पहचान लिया, मुकदमे लगने की शुरुआत हुई। बहुत अच्छे। एक केस में जमानत होगी, दूसरे में फिर धर लेंगे। अच्छा, यूपी के लोगों से तो अपराध भी नहीं पूछे जाते कि कोई ना कोई कर ही दिया होगा। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। परम सम्माननीय सुरेंद्र शर्मा जी, पवन जैन साहब, डॉक्टर कुमार विश्वास, आशीष अनल, सीता सागर जी, और बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति दी आपके अपने लाडले कवि भाई आजाद शत्रु ने। और हम विशेष रूप से आभारी हैं दैनिक भास्कर के, और भास्कर में भी आदरणीय महेंद्र सुराना जी के, जो रिटायर्ड IAS हैं लेकिन बड़े कला प्रेमी हैं। ये जानते हैं कि वे कला के बिना जीवन नहीं रह सकते। दैनिक भास्कर का कल भी जैसा बताया जोधपुर में कार्यक्रम था, और अगले दिन कल कोटा में होगा। एक अच्छी बात यह है कि इस बहाने इस तरह के समागम होते रहने चाहिए, क्योंकि लोग घर से निकले, आपस में जुड़े, एक दूसरे की संगत करें, साक्षात बातें हो, मेल मिलाप हो। क्योंकि हम तकनीक के उस हाहाकारी दौर में जी रहे हैं जब फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवारों में बोलचाल बन हाय हाय, बहुत अच्छे। भाई आजाद शत्रु ने गांव का गीत सुनाया, बड़ा मीठा गा करके। घबराओ मत, सुनाएगा नहीं, हालांकि उसने फिर कागज उठा रखा है, लेकिन सबको एक बार ही मौका दिया जाएगा। स्वर बहुत अच्छा था पवन जैन जी, हालांकि कह रहे थे, बोले यार ये क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन हमारे समझ में आ रही थी सारी। एक मीठा जो ग्रामीण परिवेश का गीत था। मैं गाता नहीं हूँ उसकी तरह, और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता, उसके बावजूद गा नहीं रहा हूँ। बहुत अच्छे। वैसे भी हम कवि सम्मेलन कराने वाले आयोजकों के, संयोजकों के विशेष रूप से आभारी रहते हैं कवि लोग, क्योंकि कला की स्थिति इन दिनों बड़ी दयनीय है। अच्छा, बिरजू महाराज तक च्यवनप्राश बेच रहे हैं। बहुत थोड़ा समय आपका लूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलना और सार्थक बोलना 2 अलग बातें हैं। वैसे भी हमने आजकल ज्यादा बोलने का काम दिग्विजय सिंह जी को सौंप रखा है। उनसे तो एक ही आज में टक्कर ले रहा है हमारा कुमार विश्वास। वो तो ब्रेक का काम भी औरन से लेते हैं। और शायद दिग्विजय सिंह जी ने तो मुंह में ऐसी सिम डाल रखी है जिसमें सिर्फ आउटगोइंग है। लोग बाग धीरे धीरे आ रहे थे तो बताया जा रहा था कि लोग बाग अब आ रहे हैं। देखो, लेट आदमी जानबूझकर नहीं होता, उसके और भी कई कारण होते हैं, तकनीकी कारण होते हैं। वो तो मुझे ध्यान है, कुमार एक बच्चा स्कूल में लेट हो गया तो मास्टर जी ने पूछ लिया, बेटा लेट कैसे, रोजाना टाइम पे आता है। बोले जी आज माँ बाप में झगड़ा हो गया था। बोले माँ बाप के झगड़े से तेरा क्या लेना देना था, तू तो टाइम पे आ जाता। बोले जी मैं कैसे आ जाता, मेरा एक जूता बाप के हाथ में था, एक माँ के हाथ में।
भी आते हैं टाइम से अपना ऐसा। हाँ। लेकिन फिर भी के जी देखो आप राजस्थानी हाँ टेम को अपनो महत्व लेट भले ही थे आया होगा लेकिन प्रोग्राम टाइम पर समाप्त होगा। वो टेम को बड़ो महत्व है। दूल्हो जब तोरण पर गयो तो लड़की की माँ नाराज होगी, बोले जी मैं तो मेरी छोरी ने को नहीं ब्याहूं, बींद बूढ़ो है। गराती बराती सब संभला लिया, बोलो ना जी छोरी का तकदीर को नहीं फोड़ना, मैं तो को नहीं ब्याहूं, बींद बूढ़ो है। हार करके भी वो आदमी भी ने समझायो, देख भगवान तने जो भी फैसलो करना हो वो फटाफट करने, ये और बूढ़ो है जा रहे हो। तो आपनो तो लोग ही इतनो समृद्ध है जी कि कविता की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप मोबाइल इंटरनेट में उलझड़ी पीढ़ी बुजुर्गों ने बेड को बंद कर दियो तो ह्यूमर आएगा कहाँ से? जो उद्देश्य पर हास्य है वो टेलीविजन कॉमेडी सर्कस उन सब में ढूंढते हैं। वो मारा तो गाँव में तो शेखावाटी को रबाड़ो, हमारा गांव में एक आदमी का पहली बार पिताजी गुजर गया, पहली बार। तो आपका दोस्त ने बोले यार देख मैं तो जिंदगी में पहली बार 12 दिन बिजी रहूंगा, तू ये बाड़ो ले। पिताजी ने हरिद्वार का लिया, बोल चालो झुंझुनू सू पूरो बाड़ो तो खुद खागो, और पिताजी ने कटे मेरठ गाजियाबाद के आसपास ही पटके वापस आगो। 12 दिन निकल गया, एक दिन भी ना खटको होगो जी का पिताजी गुजरा के इतनो जल्दी कहीं आए को, मतलब ठेठ को नहीं पूछो। तो वो तरकीब से पूछो, बोले यार सपना में रात में मेरा पिताजी आया, वो बोला तू अजीब आदमी ना हरिद्वार भेज दियो मैंने गालबा। बोलो कम्बक पूरो बाड़ो तो खुद खागो और मान दो, वो बीच में पट गए। तो दोस्त बोले यार देख बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैंने दुख ही बात को है कि तेरा बाप में मरकर कभी अक्ल नहीं आई। सपना में जितनो अठिन चाले उतनो बठिन चाल तो हरिद्वार पहुंच जाता। सबने बता दियो, कविया ने बोले साहब कार्यक्रम थोड़ो सो विलंब से शुरू हो है, टाइम पर खत्म करांगा, ज्यादा कुछ करवा की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो कवि आया तो अपनो काम करके जाएगा, क्योंकि हम हमारी चीज हर चीज की कीमत समझा, टाइम है तो कीमत वसूलांगा। वो एक मारवाड़ी 100 ग्राम जलेबी तुलवाई, तू भी कहे मकोड़ो चिपक कर आगो, खाती टेम जाड़ के नीचे मकोड़ो कर कर करो। तो वो मारवाड़ी बोलो रे मकोड़ा के कर कर करे, खाकर छोड़ूंगो तुलर आयो है। अजय कई बार के जी मलमास लाग जाए तो कोई शुभ काम नहीं हो, कई बार सुक्रस्त हो जाए तो कोई मांगलिक काम नहीं हो। सुक्रस्त हो बना अपने देश की भाषा में बोलो तारो डूबनो। अब एक नई नई बहू बिचारी पियर जाने के लिए बैठी, तारो डूबा। अच्छा तारो कब डूबेगो ये बात के लिए आपकी सास ने पूछ भी नहीं सके, क्योंकि तारो भी का जेठ जी को नाम। तो एक दिन परेशान होकर अपनी सासू ने पूछो, बोलो सासू जी और जेठ जी को नाम कब डूबेगा? तो सास बोली बहू हो तो तू आई भी नहीं डूब। अच्छा देखो राजस्थानी आदमी की एक खासियत है, वो कितनों भी बुजुर्ग हो जाओ लेकिन एक इच्छा रह गई यार ससुराल जाकर के सासू को हाथ को चूरमो खावा। यदि भी के रहता हूं या सासू जीवती रही तो वो चले गए उस चूरमा का चक्कर में। एक जमाई सास बेचारी बोली लुगाई भी ने के पतो चूरमा के लिए भी ने कड्डी रोटी डाल दी, तो वो बाएं हाथ से जीम रहे हो। थोड़ी देर तो सासू देखती रही, फिर पूछ लियो बोलो कमर साहब आज बाएं हाथ से रोटी के जीम रहे हो, दैन हाथ पे कोई चोट वोट लागी के? दामाद बोलो नहीं सासू जी दैन हाथ के कोई चोट कौन लागी, मैं सोच रहा हूँ चूरमा वालों हाथ कड्डी के लिए क्यों खराब करा। तो ये लोग का रंग है जी। अच्छा सास भी बड़ी प्रैक्टिकल, दामाद जब विदाओ वाला गयो तो सासू तिलक करवा लगी, तिलक करके कुछ नगद रुपया देने जिन्हें जुआरी बोले। कई जवाई तो ही चक्कर में चक्कर काटता है। तो वो मारवाड़ी आदमी दिशा विशा को बहुत ध्यान रखा, सुबह सुबह को तो पूछ लियो बोले सासू जी तिलक की टेम मुंह कौन सी तरफ करना है? सास बोली दामाद जी ससुराल आए 15 दिन होगा, मुंह तारा घर की तरफ करो। तो ये सब बदतरस है जी लोग का। अजय
अब बच्चे क्या है कि बड़े बुजुर्गों को तो सीरियसली लेना ही बंद कर दिया, बोले यार अब ये क्या जानते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई समय से कटे हुए लोग नहीं है, खबर सब है, बोलते नहीं है, ये अलग बात है। वो एक बूढ़ो ताऊ को बस में सफर कर रहे हो तो एक नौजवान सिगरेट सिल गई तो आवाजें सिगरेट की चिंगारी उछल करके ताऊ को कुड़तो जल गो। ताऊ कुछ नहीं बोलो, नौजवान देखे आ रहे यहाँ कलयुग में यहाँ को ताऊ गुस्सो करवो तो दूर, प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं कर रहे, इसु बात करनी चाहिए। नजदीक आकर के बोलो ताऊ राम राम, ताऊ बोलो राम राम, बोलो ताऊ कौन सो गाँव, ताऊ बोलो क्यों गाँव भी बालक हो गए। समझे नहीं। हाँ, लेकिन कवियों की टीम बहुत लंबी है, आपको बाकी लोगों को भी सुनना है। एक तो देखो, स्वस्थ रहने का मंत्र ये है कि वर्तमान में जियो और भविष्य पे दृष्टि रखो। हम में एक बुरी आदत ये हो गई कि हम अतीत का मोह रखते हैं, जिसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। ये अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ भाई मैं पढ़ा लिखा कवि हूँ, औरों की तरह नहीं हूँ। तो अतीत का मोह, बुजुर्गों को देखो, एक जमाना था बेटा 1 रुपए का इतने शेर घी, इतना सस्ता सोना था, इतना गेहूं आता था, ये वो। बाबा जी 3 चीजें बदलती हैं। अब आज ही जो है हमारे ये आशीष अनल बोला, देखो भाई साहब कितना खराब समय आ गया। एक टाइम ऐसा था 5 रुपए लेके लखीमपुर खीरे के बाजार में निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा आशीष अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में CCTV कैमरे लग गए। समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। हाँ। अभी तो प्यार मोहब्बत की बातें आपको कुमार विश्वास सुनाएंगे, सीता सागर जी भी श्रृंगार की रचनाएं आप लोगों को सुनाएंगी। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था। अच्छा। जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन देखो, परमात्मा ने नारी की सर्जना क्यों की? ताकि पुरुष का दिमाग सेंटर में रहे। औरत नहीं होती तो आदमी अपने आप को ईश्वर से भी ऊंचा समझता। उदाहरण से समझा रहा हूं, अच्छा लगे तो बता देना, समझ जाओ तो। वो उर्वशी, मेनका, रंभा थोड़ी सी कमर हिलाती थी तो बड़े बड़े विश्वामित्रों के सिंहासन हिल जाते थे। कितना भी बड़ा कामयोगी और ब्रह्मचारी हो, औरत दिखते पसीने आ जाते हैं। वो मल्लिका शेरावत घंटे भर योग सीखने गई थी, बाबा की एक आंख आज तक पूरी नहीं खुल रही। से तो बड़े बड़े संत तपस्वी नहीं बच पाए। वो मुझे ध्यान है 10-12 साधु सन्यासी तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, तो बोले यार अच्छे काम से जा रहे हैं, दुर्गुणों से बचना। रास्ते में किसी औरत के दर्शन हो जाए तो राम 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 कहते ना मुंह से। चल रहे थे, किसी बुजुर्ग सन्यासी को कोई सुंदर महिला दिख गई, उसके मुंह से निकल गया राम 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 राम। तो बाकी सन्यासी बोले कहाँ है कहाँ है। बुखार तभी तक रहता है जब तक आदमी की शादी नहीं हो जाए। ब्याह की कुनैन खाते हैं, प्यार का मलेरिया उतर जाता है। मैं तो आज आ रहा था, रास्ते में कई परिचित मिल गए, बोले संपत सरल जी आपको फेसबुक पे पढ़ते हैं, यूट्यूब पे सुनते रहते हैं, वैसे आप कहाँ के हो? मैंने कहा भैया शादी को 22 साल हो गए, कहीं के नहीं। ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है साहब। मेरे एक मित्र ने तो प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा कर क्या मंदिर मंदिर भटकता है? बोले सुना है भाई साहब, जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढ रहा हूं।
ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है। आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और मैं तो देखो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, तो मुझसे तो कौन प्रेम करती, भाई मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ दो चीजें ठीक थी, एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। तो प्रेम करने वाले लोग मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके दो नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। आज भी कई मिलते अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से बह गए, मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझाती। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे। और सरकार पुलिस को यह हिदायत दे देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते हैं उनको पुलिस वाले पीटते हैं। ये वैलेंटाइन डे वगैरह है क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस कर रही है। कबीर को पढ़ो, सूर को पढ़ो, तुलसी को पढ़ो, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय। ये जो नौजवान बैठे हैं जिनके सामने चुनौतियां हैं समाज की, देश की, दुनिया की, परिवार की, कैरियर की, दोस्तों एक निवेदन कर दो, प्यार मोहब्बत जैसी कोई बात नहीं, सब मीडिया का फैलाया बहम है, भ्रम है। समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया, परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। देश करवट ले रहा है, जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, मैं एक एक कर 2-3 मिनट में वो बात करूंगा, उसके बाद आपको एक रचना सुनाऊंगा। मनमोहन सिंह जी बड़े दुखी हैं, खैर इनसे तो है ही। बेटा बैठ जाओ। सुखी है भी बच्चों के हाँ, बच्चों के साथ यही समस्या है जी, पहले तो उनको बोलना सिखाओ और बाद में चुप रहना। मनमोहन सिंह जी बड़े दुखी हैं, बोले यार भ्रष्टाचार के मामले इसलिए उजागर हो रहे हैं, ये आरटीआई मरवाता है सूचना का अधिकार, इसको खत्म करो। क्योंकि पिछले दिनों तो किसी सज्जन ने सरकार से आरटीआई के तहत ये सूचना मांग ली कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। अब इतनी गोपनीय सूचना सरकार आम आदमी को कैसे दे दे? प्रधानमंत्री होकर के भी लगते नहीं है। मुझे तो लगता है सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बना तो दिया और बता नहीं रखा। बड़े दुखी थे कार्यक्रम में, बोले यार हमें तो कोई देश का प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा सिंह साहब दुखी मत हो, जब तक सोनिया जी को दूसरा ढंग का आदमी नहीं मिल जाता आप ही भारत के प्रधानमंत्री हो। फिर भी अगर आपको कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता तो एक मंत्र देता हूं, देश नहीं दुनिया मान जाएगी, आप ही भारत के प्रधानमंत्री हो, बस इतना सा कर लो। दिल्ली में आपका जो बंगला है जिसके बाहर नेम प्लेट लगी है जिस पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, नीचे ब्रैकेट में लिखवा लो मैं ही हूं। वो तो लोगों ने सार्वजनिक तौर पर पहली बार देखा जब 2011 में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था मोहाली में। सोनिया जी ले गई थी, वरना तो क्यों जाते। अच्छा साहब, उस बुजुर्ग आदमी पर क्या गुजरी होगी जिसे 8-9 घंटे वो मैच देखना पड़ा जिसके बारे में जानता नहीं। और आपका व्यंग अच्छा लगे तो आप समर्थन करना, लेकिन सोनिया जी भी मनमोहन सिंह जी को वो क्रिकेट मैच दिखाने जानबूझकर ले गई थी। कल को कोई भारतीय खिलाड़ी बेईमानी कर लेता तो माफी कौन मांगता। फिर उन्होंने देखा एक नासमझ बुजुर्ग का समय कैसे कटेगा, तो एक नासमझ वो गिलानी साहब पाकिस्तान से बुलाए, दोनों के सोफे अगल बगल लगा दिए, वातावरण अच्छा था, गिलानी साहब को नींद आ गई। आधे घंटे बाद आंख खुली तो पूछ लिया मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या? और समर्थन तो अगली बात पर करना कि देश पिछले 7-8 साल में किस तरह से चल रहा है। बोले सिंह साहब गोल हो गया क्या? मनमोहन सिंह जी बोले गिलानी साहब आप भी कैसी मजाक कर रहे हो, गोल तो क्रिकेट में होता है।